चलिए, कहाँ थे हम लोग। देखो, हम लोगों ने 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था वो हमने कवर कर लिया है। रॉलेट सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट जब आया उसके बाद जो सत्याग्रह होता है महात्मा गांधी के द्वारा, जिसको हम लोग रॉलेट सत्याग्रह बोलते हैं, वो देखा हमने। रॉलेट सत्याग्रह विड्रॉ कर लिया जाता है महात्मा गांधी के द्वारा जब जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है उसके बाद। ठीक है, तो ये सारी चीजों को हमने अब तक कवर किया है। उसके पहले भी बहुत सारी चीजें कवर हुई, तो बेहतर तरीके से समझने के लिए बेहतर है कि आप पहले वाला वीडियो आप देख कर आए, उसके बाद आप इसको देखिएगा, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से इसको समझ में आएगा। आज हम लोग देखेंगे खिलाफत असहयोग आंदोलन। देखो, दो अलग अलग आंदोलन है, लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं कि इसको अलग अलग आंदोलन के रूप में पढ़ते पढ़ाते भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसको मेरे ख्याल से साथ में पढ़ा जाना चाहिए क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। खिलाफत आंदोलन ही बाद में एक्सटेंड होकर के जो है वो असहयोग आंदोलन, जब असहयोग कार्यक्रम खिलाफत कमेटी के द्वारा जब पारित कर दिया जाता है तब इसको हम लोग वहां से असहयोग आंदोलन बोलते हैं। बहुत सारी चीजें होती है उसमें, कांग्रेस भी ऐड होता है, बहुत सारी चीजें होती है। उसको आज हम लोग इन दोनों आंदोलनों को बारी बारी से कवर करेंगे और जो भी एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकता है, जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे एक एक करके देखेंगे। तो देखेंगे हम लोग इसमें खिलाफत आंदोलन क्या है, कैसे हुआ, बैकग्राउंड थोड़ा सा देखेंगे। असहयोग आंदोलन देखेंगे, शुरुआत इन सब की कैसे हुई, इसका स्वरूप क्या रहा, सरकार का क्या रिएक्शन रहा, उसकी प्रतिक्रिया क्या रही, और असेसमेंट एक थोड़ा सा कर लेंगे कहीं लिखने के लिए कोई मेंस में आए तो उसके हिसाब से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग खिलाफत आंदोलन का कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, बैकग्राउंड थोड़ा सा देखते हैं कि क्या उस समय विश्व में क्या चल रहा था। क्योंकि देखो, जो खिलाफत का मुद्दा है वो भारत का मुद्दा नहीं है, वो बाहरी एक मुद्दा था जिसको जोड़ दिया गया भारत के साथ, और उसके बाद एक आंदोलन शुरू होता है जिसको हम लोग खिलाफत आंदोलन के रूप में जानते हैं। तो देखो, क्या मैंने आपको पहले वाले वीडियोस में बताया था कि उस समय 1914 के बाद क्या शुरू हो गया था, शुरू हो गया था आपका प्रथम विश्व युद्ध, वर्ल्ड वॉर 1। तो विश्व युद्ध शुरू होने के बाद देखो, इसमें दो चीजें थी। विश्व युद्ध जब शुरू हुआ तो कौन कौन लोग लड़ रहे थे वो आपको समझना जरूरी है। थोड़ा सा प्रथम विश्व युद्ध की मैं बात कर रहा हूँ। दो पार्टियां थी, एक तरफ था ब्रिटेन, तो ब्रिटेन के साथ उसके मित्र लोग थे। ठीक है, रसिया हो गया और बाकी चीज होगी, तो ब्रिटेन और उसके सहयोगी देश थे, मित्र राष्ट्र थे। और दूसरी तरफ था ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रिया के साथ जो थे, लिखने में थोड़ा सा हो सकता है, ऑस्ट्रिया था आपका तुर्की, तुर्की के बाद और कौन था, जर्मनी था। ये तीन देश जो थे वो एक तरफ थे और ब्रिटेन और उसके सहयोगी देश एक तरफ थे। तो जब विश्व युद्ध में क्या होता है, देखो जब इसका रिजल्ट आएगा आप देखेंगे तो ये ब्रिटेन और उसके सहयोगी देश क्या करेंगे, जीत जाएंगे, और ये लोग जो है वो हार जाते हैं। तो तुर्की पे आपको फोकस करना है, बाकी चीजों पे आपको फोकस नहीं करना। बेसिकली आप ये समझिए कि ये ग्रुप हार गया, ऑस्ट्रिया जर्मनी और तुर्की वाला जो ग्रुप था। जर्मनी की तो दुर्गति कर दी जाएगी इसमें, आप देखेंगे यहाँ पे 1919 जून में जो है ना वो होता है आपका, 1919 में होता है आपका वर्साई की संधि, जिसको ट्रीटी ऑफ वर्सलिस बोलते हैं अंग्रेजी में हम लोग। इसमें क्या होगा कि इसमें जो भी प्रोविजंस होंगे वो डिटेल प्रोविजन है, उसमें आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे एक होता है ऑटोमन साम्राज्य, और ऑटोमन साम्राज्य किसके अधीन होता है, तुर्की के अधीन, यही तुर्की के अधीन होता है। और ऑटोमन साम्राज्य का आप देखेंगे कि ये जो साम्राज्य होता है ये इजिप्ट जो अफ्रीका में है, यहाँ ये रेड सी के आसपास वाला जो एरिया है, यूरोप में आप मालडोवा पोलैंड के आसपास बहुत बड़ा साम्राज्य होता है। आप देखिए कि सेंट्रल एशिया का भी कुछ पार्ट आ रहा है, मिडिल ईस्ट आ रहा है, तुर्की यहाँ पे एनाटोलिया जो है तुर्की का पुराना नाम है, ये तो आ ही आता है। तो तुर्की शासित एक साम्राज्य होता है जिसको हम लोग ऑटोमन साम्राज्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये जब हारने के बाद क्या होता है कि कुछ शर्तें जो है वो ब्रिटेन जो लागू करेगा, और होगा क्या, ये जो ऑटोमन साम्राज्य देखो होगा ना, ऑटोमन साम्राज्य का जो सुल्तान होता है वो, उसको खलीफा कहा जाता था सारे विश्व के मुसलमानों का। खलीफा क्या है कि मुस्लिम धर्मगुरु को खलीफा, मुस्लिम एक तरह का धर्मगुरु आप समझ लीजिए। तो यहाँ का जो ऑटोमन साम्राज्य का जो सुल्तान था वो पूरे विश्व के मुस्लिम्स का, जो मुसलमान थे, उसका धर्मगुरु एक तरह से हुआ करता था। आप जब मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे तो उसमें भी ये चीज आती है कि किस शासक ने खलीफा से स्वीकृति प्राप्त की, किसने नहीं प्राप्त की, अलाउद्दीन ने प्राप्त किया कि नहीं प्राप्त किया, वही खलीफा यहाँ भी है। ठीक है, तो तुर्की का सुल्तान को हम लोग खलीफा बोलते थे, जो पूरे विश्व के मुस्लिमों का जो है वो धार्मिक नेता या धार्मिक गुरु होता था। क्या हुआ ना कि जब ये तुर्की हार गया, जब ये जो ग्रुप था तुर्की वाला, तुर्की ऑस्ट्रिया और जर्मनी वाला जो हारा, तो ब्रिटेन क्या करेगा, जब ये वर्साई की संधि होगी 1919 में, जून 1919 में, ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट संधि है। उसके बाद सेवराई की संधि होती है बीच में, डिटेल में जाने का जरूरत नहीं है। बेसिकली जब संधि हुई
तो ऑटोमन साम्राज्य को क्या कर दिया जाता है, विघटित कर दिया जाता है, कई हिस्सों में तोड़ दिया जाता है और खलीफा को जो है उसके पद से जो है वो हटा दिया जाएगा। तो देखो खलीफा, अगर मैं सपोज मैं मान लो कि मैं मुस्लिम हूँ और हमारे धार्मिक नेता को अगर दिक्कत होती है तो मेरी भावनाएं भी तो आहत होगी। तो इसी प्रकार जब खलीफा को पद से हटाया गया तो पूरे विश्व में जितने भी मुस्लिम थे उनकी धार्मिक भावनाएं जो है वो आहत हुई। तो इसके साथ भारत में भी मुस्लिम थे, तो भारत में भी जो मुस्लिम रह रहे हैं उनकी भी धार्मिक भावनाएं आहत होगी। तो ये जो है इसी के खिलाफ, इसी घटना के खिलाफ जो तुर्की के खलीफा के साथ जो हुआ, उसी के खिलाफ भारत में एक आंदोलन संगठित होता है जिसको हम लोग खिलाफत आंदोलन के नाम से जानते हैं। खिलाफत जो शब्द है वो आया है खलीफा से, खलीफेट से ही खिलाफत बना है। इसी मतलब खलीफेट मूवमेंट बोलते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में इसको खिलाफत आंदोलन बोल देते हैं। तो खलीफा से निकला है, खलीफा के साथ बुरा हुआ, खिलाफत आंदोलन यहाँ पे हुआ। तो इसकी शुरुआत 1919 में हुई, किसके द्वारा, भारतीय मुसलमानों के द्वारा। क्यों हुई, क्योंकि तुर्की के खलीफा के साथ अन्याय हुआ था, इसके लिए। उद्देश्य क्या था, मांगे क्या थी, तो दो मांगे थी। एक तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आपने हमारे खलीफा को पद से हटाया है उसको पुनर्स्थापित करो, उसको रीइंस्टेट करो उसके पद को। और दूसरा क्या था कि जो आपने उसकी टेरिटरी ली है, जो आपने ऑटोमन साम्राज्य का जो हिस्सा ले लिया है उसको वापस करो इनको, जो भी है। तो मेन मुद्दा क्या था कि जो तुर्की के खलीफा का जो पोस्ट था उसको वापस से जो है वो रिस्टोर करना था इस आंदोलन का मकसद। अब खिलाफत आंदोलन में नेता वगैरह आप देख लीजिए, लीडर्स कौन कौन थे। तो सबसे इंपॉर्टेंट आप याद रखिएगा, अली बंधु, मोहम्मद अली और शौकत अली, जिनको जो अली ब्रदर्स है उनके नाम से जाना जाता है, ये थे। उसके बाद अबुल कलाम आजाद हैं, हाकिम अजमल खान हुए, हसरत मोहानी हुए, ये सारे नेता होते हैं और ये गठन करते हैं अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का, जो आगे जो है वो धीरे धीरे खिलाफत आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो आंदोलन धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। नवंबर 1919 में क्या होगा कि दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कांग्रेस का आयोजन होगा और वहां पे जो खिलाफत के जो नेता होंगे, ये सारे नेता जो मैंने आपको बताया, वो ऐलान करेंगे ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का ऐलान करेंगे ये लोग। अब देखो क्या है ना कि ये जो चीजें हो रही होती है ना, इसको कांग्रेस भी देख रही होती है। एक कांग्रेस यहाँ पे देख रही होगी कि क्या किया जाए, सपोर्ट किया जाए कि नहीं किया जाए, ठीक है ना। सॉरी, लिखने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है मुझे। कांग्रेस देख रही होगी और साथ में ये भी थोड़े से डिलेमा में होंगे, जो खिलाफत वाले नेता होते हैं वो भी होंगे कि कांग्रेस का सपोर्ट लिया जाए कि नहीं लिया जाए। तो एक तरह से देखो, लखनऊ जो समझौता हुआ था 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का, उसके बाद ये दोनों की दोस्ती ठीक ठाक हो गई थी, दोनों साथ आ गए थे कांग्रेस और मुस्लिम लीग। बट यहाँ पे देखो क्या है कि दोनों को चीजें कुछ कुछ पता होती है। देखो खिलाफत के जो नेता होते हैं उनको भी पता होता है कि अगर ये आंदोलन सफल होना है तो कांग्रेस का सपोर्ट जरूरी है उसके लिए, ठीक है, क्योंकि भारत में कांग्रेस का बहुत बड़ा सपोर्ट था। और कांग्रेस भी क्या होती है, कांग्रेस भी जब इसको देखती है तो उसको लगता है कि नहीं, कांग्रेस में जो गांधी जैसे लीडर होते हैं वो देखते हैं कि एक बहुत अच्छा अवसर है इसका, हिंदू मुस्लिम यूनिटी का, हिंदू मुस्लिम एकता का। भारतीय मुसलमानों ने, जरूरी है कि ठीक है उन्होंने एक मुद्दा उठाया है बाहर का, बट वो भारतीय लोग हैं, ये मुद्दा भारतीय है तो इनको सपोर्ट किया जाना चाहिए। तो क्या होगा कि बाद में कांग्रेस भी जो है इनको समर्थन प्रदान करेगी इस आंदोलन को, और फिर अब जो है मुस्लिम लीग और कांग्रेस मिलकर के इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। और अब यहाँ से आंदोलन जो है वो असहयोग आंदोलन जो है यहाँ पे शुरू होगा इन नेताओं के द्वारा। इसीलिए इसको जो है हम लोग खिलाफत असहयोग आंदोलन, खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी इसको कहते हैं, ठीक है ना। तो दो अलग अलग आंदोलन है, बट जो है वो कंटिन्यूअसली एक मुद्दा उभरा और उसके बाद वो पुश करके नया आंदोलन जो है उसके क्या कहते हैं एक्सटेंशन के रूप में जो है वो ये आंदोलन शुरू हुआ, ठीक है। खिलाफत के एक विस्तार के रूप में जो है असहयोग आंदोलन कह सकते हैं ये शुरू हुआ है। तो असहयोग आंदोलन को हम लोग अब देखेंगे यहाँ पे क्या क्या चीजें होती है। तो इससे पहले थोड़ा सा अगर आप बैकग्राउंड देखें, देखो असहयोग आंदोलन को पढ़ने से पहले आपको भारत की उस समय की तत्कालीन परिस्थितियां क्या थी वो समझना आपको थोड़ा सा जरूरी है। खिलाफत में मैंने आपको विश्व की परिस्थितियां बताई क्योंकि वैश्विक मुद्दा था, भारत में आ गया था वो और उसके खिलाफ कारण आंदोलन हुआ। अब असहयोग आंदोलन चूंकि भारतीय आंदोलन था तो भारत में क्या परिस्थितियां थी थोड़ी सी वो समझिए आप। देखो उस समय जो भारत शासन अधिनियम 1919 था, जिसको हम लोग मॉन्टेग्यू चिम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से जानते हैं, वो आ चुका था। कांग्रेस इससे खुश नहीं थी। प्रथम विश्व युद्ध हो चुका था, वर्ल्ड वॉर 1। अब जब देखो विश्व युद्ध होता है तो पहले भी मैंने आपको बताया कि क्या होता है, इसके कारण महंगाई बढ़ती है, वस्तुओं के दाम बढ़ते हैं, लोग त्रस्त थे युद्ध के कारण महंगाई से, और जब प्रोडक्शन घट रहा था, बहुत सारी चीज, बेरोजगारी बढ़ रही थी, ये सारी चीजें थी, ठीक है। उसके बाद आपका क्या हो गया, उसके बाद जलियांवाला बाग हो गया, रॉलेट एक्ट आ गया आपका, और रॉलेट एक्ट आ गया।
तो ये सारी चीजों के कारण क्या था ना कि लोगों में देखो गुस्सा बहुत था, बहुत ज्यादा गुस्सा था। अब देखो क्या है ना कि आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में देखेंगे दो तीन फेज ऐसे रहे हैं कि अगर लोगों के गुस्से को आप चैनलाइज नहीं करते हैं, लोगों के गुस्से को आप दिशा नहीं देते हैं, तो क्या होता है, क्रांतिकारी गतिविधियां जो है वो जोर पकड़ने लगती है। देखो दो दो आप फेज, इसीलिए जब मैं आपको क्रांतिकारी गतिविधियां पढ़ाऊंगा तो उसके दो फेज में आपको बताऊंगा। एक आप देखिए 1908 के बाद, 1908 से लेकर के 1915 के आसपास तक आप देखेंगे कि भारत में अचानक से जो है वो क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ गई, उसमें अंग्रेज अधिकारियों की हत्या होगी और भी चीजें होगी। तो 1908 के बाद जब कांग्रेस में फूट पड़ता है, जो कांग्रेस वाले वीडियो मैंने आपको बताया था, स्वदेशी आंदोलन वाले भी मैंने आपको डिस्कस किया है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देखिए वो सारे वीडियोस को जाकर के, अगर आपने नहीं देखा है तो वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो 1908 के बाद यहाँ पे तिलक गिरफ्तार हो जाते हैं, कोई नेता नहीं होता है कांग्रेस में, तो खुदराम बोस जैसे नेता आएंगे जो क्रांतिकारी मतलब लोग होते हैं, हत्या कर देंगे वो। आपका रास बिहारी बोस जैसे लोग होते हैं, सत्येंद्र सान्याल होते हैं, फिर गदर आंदोलन होता है। लेकिन जैसे ही 1915 के बाद आपका तिलक आ जाएंगे, फिर गांधी कमान संभाल लेते हैं, तो 1922 तक आप देखेंगे कि कुछ नहीं होता। लेकिन जैसे ही फिर 1922 के बाद सारे नेता कांग्रेस के इंपॉर्टेंट, गांधी खास करके गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, तो फिर से जो लोगों में गुस्सा होगा उसको चैनलाइज करने के लिए, लोगों को दिशा देने के लिए कोई होगा नहीं। तो आप देखेंगे कि 1922 से लेकर 1930 तक फिर से क्रांतिकारी गतिविधियां जोर पकड़ेगी, जिसको हम लोग सेकेंड फेज बोलते हैं। और इसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त जैसे नेता होंगे, वो क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। तो कहने का मेरा सिंपल मतलब क्या है, समझिए इस चीज को कि यहाँ पे जो लोगों में गुस्सा है उसको दिशा देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो और ये आप किसी आंदोलन के थ्रू ही दे सकते हैं, उसका विरोध करके ही देंगे। तो यहाँ पे ये इन सारी परिस्थितियों का, जब महंगाई, जालियांवाला बाग, ये सारी चीजों के कारण क्या है कि यहाँ पे गांधी डिसाइड करते हैं कि अब एक बड़ा मूवमेंट जो है वो, एक बहुत बड़ा मूवमेंट लॉन्च किया जाए, जो और अंग्रेजों को भगाया जाए। देखो ट्रू कैरेक्टर जो है, असलियत जो है अंग्रेजों के साथ बाहर आ चुकी थी, कब के बाद, जालियांवाला बाग के बाद। और अंग्रेजों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी ये बताने में कि हम लोग विदेशी हैं और तुम्हारे अच्छाई के लिए नहीं है, ठीक है। वो लोग भी ऐसा ऐसा हरकतें मतलब कि वो लोग कर रहे थे, जैसे जालियांवाला बाग जो हुआ, उसके बाद भारतीयों का दिल टूट गया, गांधी का दिल टूटा रॉलेट एक्ट के बाद, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है। अब देखो असहयोग आंदोलन की आपका शुरुआत होगी, और दो इंपॉर्टेंट मुद्दे थे इसमें। सबसे पहले आपको बताया कि तो खिलाफत का मुद्दा था कि खलीफा का जो पोस्ट था उसको वापस ले आओ, खिलाफत आंदोलन का हिस्सा है ये। और जालियांवाला बाग था, उसका जो है उसका न्याय जो है वो होना चाहिए। हंटर कमेटी का जो रिपोर्ट आया वो भी सेटिस्फैक्टरी नहीं था। तो इन सब चीजों के जो बैकग्राउंड में ये आंदोलन शुरू होता है, सहयोग आंदोलन। जून 1920 को इलाहाबाद में सभी दलों की जो है वो बैठक होगी, सब लोग बैठेंगे यहाँ पे, और ये डिसाइड किया जाएगा कि जो विदेशी वस्तु है, स्कूल, कॉलेज, न्यायालय, सबका हम लोग बहिष्कार करेंगे। सरकार से अब क्या करना है, सहयोग नहीं करना है, क्या करना है, अब असहयोग करना है। पहले वाले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया है कि असहयोग, सविनय अवज्ञा, ये सब क्या था कि गांधीयन मूवमेंट का या गांधी के आंदोलन के तौर तरीके थे ये सब, ठीक है। और इसी के नाम पे जो है आंदोलन का भी नाम पड़ गया। जैसे सविनय अवज्ञा में आप देखेंगे कि सविनय अवज्ञा क्या है कि तरीका है गांधी के आंदोलन का, उसके नाम पे पड़ गया। देखो होता क्या है ना कि असहयोग में क्या होता है कि सरकार को सहयोग नहीं किया जाता है उसके डेली कार्यों में, कि पोस्ट रिजाइन कर देंगे, स्कूल नहीं जाएंगे, कॉलेज नहीं जाएंगे विद्यार्थी, तो सरकार का हम सहयोग बेसिकली नहीं कर रहे हैं, इसी को असहयोग बोलते हैं। सविनय अवज्ञा में क्या होता है कि हम कानूनों की अवज्ञा करेंगे चुपचाप अहिंसात्मक तरीके से। जैसे आप नमक बनाने हमें नहीं देते, नमक बनाना गैर कानूनी है, तो हम नमक बनाएंगे और नमक कानून तोड़ देंगे, जैसे सविनय अवज्ञा में हुआ। ये सारी चीजें कभी पढ़ाऊंगा मैं आपको, जो गांधीयन फिलोसफी पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, अगर कभी पढ़ाया तो, ठीक है। तो यहाँ पे सर्वदलीय बैठक होगी, ये डिसाइड होगा कि बहिष्कार करना है, और महात्मा गांधी से बोला जाएगा कि बापू आप आइए और हमारा नेतृत्व कीजिए, आंदोलन का नेतृत्व कीजिए। उसके बाद 1 अगस्त 1920 को खिलाफत कमेटी बैठेगी, और खिलाफत कमेटी क्या करेगी, असहयोग कार्यक्रम को लॉन्च कर देगी। देखिए अब तक आते आते आप देखिए खिलाफत कमेटी, मैंने आपको बताया कि नहीं बताया मुझे याद नहीं है, बट खिलाफत कमेटी जो अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी होती है, उसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं, उसके प्रेसिडेंट होते हैं महात्मा गांधी। इनको बाद में बनाया जाता है, और उसका भी लीडरशिप जो है वो गांधी जी को ही सौंप दिया जाएगा, खिलाफत आंदोलन का भी। तो ये जो है असहयोग कार्यक्रम को यहाँ पे लॉन्च कर दिया जाएगा, और ये डेट आपको याद रखना है क्योंकि इसी दिन को ऑफिशियल डेट मानी जाती है असहयोग आंदोलन के शुरुआत की, 1 अगस्त 1920। इस बीच क्या होता है ना कि तिलक की मृत्यु भी हो जाती है। तिलक आप देखेंगे कि इनकी मृत्यु हो जाएगी इसी 1 अगस्त को, और इसके बाद तिलक स्वराज फंड भी बनाया जाता है। तिलक स्वराज फंड लिखना होगा तो आप लिख लीजिएगा,
फंड जो है, इसमें भारतीय औरतें क्या करेगी कि ये जो आंदोलन चल रहा होता है तो वहां पे अपने सोने के जो आभूषण होते हैं वो सब दान करते हैं और 1 करोड़ का फंड यहाँ पे इकट्ठा किया जाएगा। तो ये आंदोलन में हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है। तो 1 अगस्त 1920 याद रखना है, असहयोग आंदोलन की औपचारिक शुरुआत। सितंबर 1920 में कलकत्ता में एक विशेष अधिवेशन बुलाया जाएगा और यहाँ पे असहयोग कार्यक्रम को जो है वो कांग्रेस की तरफ से जो है वो स्वीकृति दे दी जाएगी। ये खिलाफत कमेटी के द्वारा था, यहाँ पे कांग्रेस की तरफ से दी जाएगी और जो है वो प्रॉपर लॉन्च हो जाएगा असहयोग आंदोलन। और उद्देश्य होगा कि हमको जब तक सेल्फ गवर्नमेंट नहीं मिल जाता हम आंदोलन करते रहेंगे, ठीक है। अब मतलब कि एक तरह से लग रहा था कि 1-2 साल में अंग्रेजों को भगा देंगे, जिस तरह का उस समय माहौल चल रहा था, ठीक है। तो दिसंबर में क्या होगा कि फुल अधिवेशन हुआ कांग्रेस का। देखो कलकत्ता में क्या हुआ कि विशेष अधिवेशन हुआ, यहाँ पे मैं फुल अधिवेशन की बात कर रहा हूँ। जब भी कांग्रेस का फुल अधिवेशन होगा वो कब होगा, दिसंबर में होगा। मैंने आपको कांग्रेस वाली वीडियो में बताया है ये सब चीजें, ठीक है। तो नागपुर का अधिवेशन होता है, यहाँ पे प्रॉपर जो है वो अब फुल अधिवेशन में कांग्रेस के का जो कार्यक्रम होता है उसको अनुमोदन किया जाएगा। और यहाँ पे देखिए कि गांधी आ जाते हैं। अब पहली बार गांधी जो है वो कांग्रेस के बैनर तले जो है वो कोई आंदोलन खड़ा करेंगे, क्योंकि अब तक जो 3 आंदोलन गांधी ने किया है, 4 वो अपने लेवल पे किया था। जब आप चंपारण देखिए, खेड़ा देखिए, अहमदाबाद देखिए, इंडिविजुअल आंदोलन था उनका। फिर रॉलेट सत्याग्रह रॉलेट एक्ट के बाद शुरू हुआ, लेकिन वो शुरू होते होते खत्म हो गया क्योंकि वो जलियांवाला बाग कांड हो गया था। तो अब जो है एक बड़ा आंदोलन कांग्रेस के बैनर तले गांधी शुरू करेंगे। तो गांधी क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले कांग्रेस की संरचना में जो है वो बदलाव करेंगे। अब तक कांग्रेस क्या था कि जो शहरों के लोग थे ना, शहरों के जो मध्यम वर्गीय लोग, पढ़े लिखे लोग थे, जो बड़े लोग थे, खास करके अमीर लोग थे, उसकी पार्टी हुआ करती थी। गांव में इसकी पॉपुलैरिटी उतनी ज्यादा नहीं थी। गांव में वगैरह लोग बहुत कम जानते थे कि ये क्या कर रहे हैं, ये लोग करते क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले लोगों को जोड़ेंगे यहाँ पे गांधी। तो उसके लिए आपको कांग्रेस के स्ट्रक्चर में क्या करना पड़ेगा, बदलाव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले कांग्रेस कार्य समिति का गठन किया जाता है। कांग्रेस कार्य समिति क्या होती है कि देखो मैंने आपको बताया कि कलकत्ता वाला देखो विशेष अधिवेशन हुआ। क्यों हुआ विशेष अधिवेशन, क्योंकि देखो जब भी कोई डिसीजन लेना होता था कांग्रेस का तो एक विशेष अधिवेशन बुलाती थी। सब लोग मिलेंगे, बैठेंगे, तभी तो डिसीजन लोगे, कोई एक आदमी तो लेगा नहीं। उसके निवारण के लिए, उसके उपाय के लिए क्या किया ना कि 15 लोगों का एक कमेटी बना दिया गया, जिसको हम लोग कांग्रेस वर्किंग कमेटी बोलते हैं। ये क्या करेंगे, 15 लोग आसानी से कहीं भी इकट्ठा हो जाएंगे, साल में कभी भी बुला लो। एक बार अधिवेशन करेंगे दिसंबर में हम लोग, लेकिन बीच में कभी डिसीजन लेना हुआ तो क्या करेगी, यही कमेटी ले लेगी। यही कमेटी आप देखिएगा 1922 में जब चौरी चौरा होता है तो यही कमेटी बारदोली में बैठती है और डिसीजन लेती है कि असहयोग आंदोलन हम लोग खत्म कर रहे हैं, ठीक है। तो ये फायदा होगा इसका। उसके बाद भाषाई आधार पर क्या होगा कि जो प्रांत जो राज्य होंगे उसके स्तर पर प्रांतीय कांग्रेस कमेटी बनती है, वार्ड स्तर पर कमेटी बनेगी, ग्राम स्तर पर कमेटी बनेगी। मैंने आपको बताया ना कि गांधी का उद्देश्य था कि सबसे पहले लोगों को जोड़ो, बड़े पैमाने पर लोगों को जोड़ो, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेगी कांग्रेस कि जो सदस्यता शुल्क होगा उसको घटा करके सिर्फ 4 आना कर देगी कि 4 आना दो और कांग्रेस का सदस्य बन जाओ। तो लोग बहुत बड़ी मात्रा में जो है वो कांग्रेस का सदस्य बनेंगे और बहुत नीचे तक जो है वो ग्रास रूट लेवल पे जो है वो आंदोलन का जो है वो विस्तार होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें उसमें होगी। अब देखिए कि इसीलिए सभी वर्ग आप देखेंगे कि ये जो आंदोलन होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। खास करके मुस्लिमों का बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन होता है। कभी आप देखेंगे कि स्वदेशी आंदोलन में भी रहा है मुस्लिमों का पार्टिसिपेशन, बट उसमें भी फिर मुस्लिम लीग बन गया, उतना ज्यादा रहा नहीं। और खास करके जो अर्बन मुस्लिम थे, जो शहरी मुस्लिम वर्ग था, वो बहुत दूर रहते थे आंदोलन से, क्योंकि जब 1909 में पार्लियामेंट रिफॉर्म आया है तो यहाँ से मुस्लिम थोड़ा सा अलग हट गए आंदोलन वगैरह से, और थोड़ा सा एटीट्यूड अंग्रेजों की तरफ जो था वो सॉफ्ट था इन लोगों का, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहली बार नहीं कह सकते, बट बहुत बड़ी मात्रा में मुस्लिमों की जो है वो भागीदारी देखने को मिलेगी। महिलाएं, शहरी, ग्रामीण, विद्यार्थी, जो सर्विसमैन होंगे, पेशेवर जो होते हैं, व्यापारी, ये सब लोग जो है वो आंदोलन में हिस्सा लेंगे। जो विद्यार्थी होंगे वो स्कूल कॉलेज जो है उसको छोड़ देंगे, और जब छोड़ देंगे तो मैंने आपको पहले भी स्वदेशी में भी बताया था कि जब भाई स्कूल छोड़ेंगे तो उसको पढ़ाने के लिए कोई विद्यालय तो चाहिए ना, तो राष्ट्रीय विद्यालय, महाविद्यालय की स्थापना होगी। इसी सिलसिले में बहुत सारे विद्यालय बनते हैं, जैसे बिहार विद्यापीठ आप देखेंगे 1921 में बनता है, जामिया मिलिया बनता है। ये तो मैं आपको बिहार वाला स्पेशल पढ़ाऊंगा तो भी डिस्कस करूंगा मैं आपको ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये सारी चीजें वहां पे हो रही होती है। वकील बोलेंगे कि अब हम कोर्ट नहीं जाएंगे, ठीक है, कोर्ट नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो वकील क्या करेंगे, न्यायालय का बहिष्कार कर देंगे। शराब का दुकान देखो, जो गांधी लीड कर रहे हैं ना, तो गांधी वाला कुछ एलिमेंट तो आएगा ना, कुछ तो गांधी इफेक्ट आएगा। तो क्या है कि जो शराब आप पी रहे हैं वो नैतिक रूप से गलत है, तो आप शराब नहीं पी सकते। तो जो शराब के दुकान होंगे वहां पे शांतिपूर्वक लोग क्या करेंगे, जाके धरना देंगे। ये सारी चीजें होगी, और इसी धरना के चक्कर में चौरी चौरा हो जाएगा, अभी डिस्कस करेंगे। तो
इसके बाद और क्या होगा कि जो सार्वजनिक स्थानों पे जो विदेशी कपड़े होंगे, अंग्रेजी कपड़े होंगे, उसको इकट्ठा किया जाएगा और इसकी होली जला दी जाएगी। और उसके बाद बोला जाएगा कि नहीं, इसकी जगह आप क्या करो, खादी पहनो, अपने वस्त्र पहनो, अपने बनाए हुए वस्त्र पहनो। तो इसी वही तो गांधी यहाँ पे चरखा चलाते हैं। चरखा इसके बाद गांधी चलाना शुरू करेंगे। ये चरखा एक सिंबल है स्वदेशी का, कि हम अंग्रेजी चीजों का जो है बहिष्कार कर रहे हैं और अपने चीजों को जो है वो सपोर्ट करेंगे। अब मिदनापुर बंगाल में होता है, गुंटूर आंध्र प्रदेश में, यहाँ पे नो टैक्स मूवमेंट चलता है। लोग बोलते हैं कि अब हम उनको टैक्स नहीं देंगे, सरकार को टैक्स नहीं देंगे। ठीक है, जो हो सकता है सब करेंगे। और भी चीजें अगर आप देखेंगे तो असम में क्या होता है कि असम में जो चाय बागान होते हैं वहां पे हड़ताल हो जाती है मजदूरों की, लोग हड़ताल कर देते हैं। जो फेरी सर्विस होती है, रेलवे, असम रेलवे होता है, वहां पे हड़ताल होती है। बहुत सारी चीजें जो है साथ में चल रही होती है। तिलक स्वराज फंड मैंने आपको बताया कि वो भी सारी चीजें होती है। अब सरकार क्या करेगी? सरकार देख रही होती है। क्या सरकार चुपचाप बैठी रहेगी? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे उस समय वायसराय होते हैं लॉर्ड एरिडिक, नाम याद रखिएगा, पूछा जाता है, वायसराय वगैरह का नाम पूछ दिया जाएगा उस वक्त। ठीक है, तो सरकार क्या करेगी? बहुत तगड़े तरीके से जो है बल प्रयोग करती है। अच्छा ठीक है, ये आंदोलनकारियों को पीटा जाएगा, घसीटा जाएगा, जेल 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 भेजा जाएगा, ये सारी चीजें करती है। सार्वजनिक सभाओं पे, मीटिंग्स पे रोक लगा दिया जाएगा। प्रेस को जो है वो प्रतिबंधित कर दिया जाता है। और गांधी को छोड़ करके कांग्रेस के जितने नेता होते हैं सबको यहाँ पे, सबको तो नहीं बट अधिकांश नेताओं को जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाता है। गांधी को छोड़ देंगे ये लोग, ठीक है, नहीं गिरफ्तार करते। अब क्या है कि फरवरी 2022 नहीं 1922 आ जाता है। गांधी जी यहाँ पे बारदोली में होते हैं। और ये देखो, दो फेज में, शुरुआत में ही जब आंदोलन लॉन्च हो रहा था ना, दो फेज में इसको लॉन्च करने की बात की गई थी। फर्स्ट फेज में जो अभी आपने चीजें देखी वही चीजें थी, वही चीजें की बात की गई थी। सेकेंड फेज में एक्सट्रीम फेज था, यहाँ पे हर चीज को जो है वो एक्सट्रीम में लेकर जाना था। और यहाँ पे बोला गया था कि सविनय अवज्ञा की जो है वो शुरुआत करेंगे हम लोग दूसरे फेज में। तो गांधी इसकी तैयारी कर ही रहे होते हैं। ठीक है, तभी उनको खबर मिलती है कि एक कांड हो गया है जिसको हम चौरी चौरा कांड के नाम से जानते हैं। चौरी चौरा बेसिकली उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर जिला है आज के समय का, वहां पे गांव है। वहां पे देखो क्या कर रहे होते हैं ना, कुछ आंदोलनकारी, ऐसा होता है कि शराब नहीं पीना है, गलत है, तो शराब के दुकानों के आसपास लोग शांतिपूर्वक धरना दे रहे होते हैं। पुलिस क्या कर देती है, उनको पीट देती है, तो लोगों में झड़प हो जाती है। अब क्या होता है कि यहाँ पे गोली भी चलाती है पुलिस, तो लोग भड़क जाते हैं। तो भीड़ जो है वो भड़केगी तो कुछ ना कुछ तो करेगी। तो यहाँ पे सारे पुलिस वालों को क्या करते हैं, अंदर पुलिस थाने में बंद कर देते हैं और थाने में आग लगा देते हैं। पुलिस वाले यहाँ पे कुछ भागने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन वापस से पकड़ कर इनको पीछे वापस से आग में फेंक दिया जाता है। और देखेंगे कि 22 पुलिस वालों की यहाँ पे मौत हो जाती है इस हिंसा में। तो यहाँ पे वापस से हिंसा का एलिमेंट आएगा। और जैसे ही आंदोलन में कोई भी हिंसा होगी और उसका नेतृत्व अगर गांधी जी कर रहे होंगे, तो यहाँ पे आंदोलन को वापस ले लेंगे। तो यही बारदोली से जो है वो जो बैठे होते हैं यहाँ पे, बारदोली से है गांधी जी ऐलान करते हैं कि अब आंदोलन आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि इसमें हिंसा हो गई है। ठीक है, क्योंकि हिंसा जब होती है ना तो सरकार को उसको दबाना बहुत आसान होता है। सरकार आपको कूट करके साइड कर देगी। लेकिन जब आप अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन करते हैं तो सरकार के पास क्या मुद्दा रहेगा? कैसे आप लोगों को पीटेंगे? ठीक है, नहीं पीट सकते ना लोग। आप पीटेंगे भी तो लोग चिल्लाएंगे कि देखो गलत हो रहा है, दुनिया भी देख रही है आपको। तो मुश्किल होता है अहिंसात्मक आंदोलन को दबाना। लेकिन जब भी हिंसा होती है तो सरकार के लिए थोड़ा आसानी हो जाती है, ग्राउंड मिल जाता है उसको, मॉरल ग्राउंड मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे गांधी जी आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। और इसके बाद फरवरी में स्थगित होगा आंदोलन। तो ये सरकार देख रही होगी। और मार्च 1922 में गांधी जी को क्या कर लिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 6 वर्ष के लिए बापू जेल में। ठीक है ना। तो उसके बाद आप देखेंगे कि आंदोलन खत्म हो गया। तो आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि जो खिलाफत का मुद्दा था, जिसके लिए आंदोलन सब कुछ शुरू हुआ था, शुरुआत में जब ये शुरू हुआ वो क्या हुआ? तो वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1922 नवंबर में आप देखेंगे कि तुर्की के नए जो सुल्तान बनते हैं वो होते हैं मुस्तफा कमाल पाशा। और ये तुर्की को एक सेकुलर जो है वो देश घोषित कर देंगे और खलीफा के पद को ये खुद समाप्त कर देते हैं। तो अब ये मुद्दा ही खत्म हो गया। तो ये मुद्दा भी खत्म हो गया। ठीक है ना, खिलाफत वाला मुद्दा कि अब वापस करो मतलब खलीफा के पोस्ट को। तो ये चीजें सब कुछ खत्म हो जाती है। और इस तरह से अब आंदोलन जो है पूरी तरह से जो है वो आंदोलन खत्म हो जाएगा। तो मूल्यांकन के तौर पे देखें कि क्या पॉजिटिव और नेगेटिव रहे, सकारात्मक पक्ष क्या रहा, नकारात्मक पक्ष रहा। तो थोड़ा सा ये देख लीजिए कि एक तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या एलिमेंट है कि हिंदू मुस्लिम एकता का एलिमेंट है, और यही नेगेटिव भी है। ठीक है ना, डिस्कस करेंगे इसको। और इसके बाद क्या था कि आंदोलन जो है वो देश के कोने कोने में पहुंच गया।
कोने कोने से लोग राष्ट्रवाद क्या होता है उसको लोगों को समझ में आया। राजनीतिक जागरूकता का बहुत तगड़े स्तर पर प्रसार हुआ, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि अब 4 ना 2 कांग्रेस के सदस्य बन गया, तो नीचे तक के लोग, गांव के तक के लोग जो है वो कांग्रेस से जुड़ गए थे। और अब चीजों को जो है वो जब भी कोई कांग्रेस की तरफ से कुछ बोला जाता था, जब नेता बोलते थे, तो लोगों को अब धीरे धीरे समझ में आने लगा था। तो लगभग हर वर्ग जो है राजनीतिक रूप से जो है वो जागरूक हो गया था इस आंदोलन के बाद। सरकार के प्रति, जेल के प्रति कि हम सरकार के प्रति कुछ करेंगे तो हमको जेल भेजेगी, ये डर बिल्कुल क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है ना। और नकारात्मक एक क्या रहा इसमें कि देखो, मैंने हिंदू मुस्लिम एकता की बात की कि पॉजिटिव है, यही निगेटिव भी है कि ये जो एकता हुई वो किस मुद्दे पे हुई, वो धर्म के मुद्दे पे हुई, सांप्रदायिक मुद्दे पे हुई। क्योंकि यदि हम लोग भारतीय हैं तो हम लोगों को हर मुद्दे पे एक होना चाहिए, धर्म के मुद्दे पे हम लोग अकेले क्यों हो। इसीलिए आप देखिएगा कि तिलक उस समय जब तिलक जिंदा होते हैं, जब आंदोलन ये चल रहा होता है, जब ये लोग साथ आने की बात करते हैं कांग्रेस और मुस्लिम लीग कि हम लोग मिलकर के आंदोलन चलाएंगे, तो उस समय जो है वो तिलक विरोध भी करते हैं कि नहीं, आप धार्मिक मुद्दे को बीच में मत लाइए, ठीक है ना। हालांकि ये इल्जाम तिलक पे भी लगता है स्वदेशी आंदोलन के वक्त, तो वो आप देख लीजिएगा वो वीडियो में जाकर के। तो इस तरह से जो है वो इसके सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष भी हैं इस आंदोलन के, और असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन इस तरह से खत्म होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको पढ़ने में मजा आया होगा। तो हमें कमेंट करके आप बताएं कि क्या सजेशन से आपके लिए कुछ इंप्रूव किया जाए, तो वो आप नीचे बताएं। लाइक करें इस वीडियो को अगर अच्छा लगा तो, और हिंदी माध्यम के ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को आप ये वीडियो पहुंचाएं ताकि उनको फायदा हो सके। और ऐसी ही वीडियो चाहते हैं तो इस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।